लास्ट जो पार्ट था इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का, उसमें हम देख रहे थे कि सब पार्ट डी वॉकिंग वर्किंग सर्विसेज। इसमें अब जो स्टैंडर्ड बताया जा रहा है ये एक तो प्लेटफॉर्म का है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो वर्किंग स्पेस है। ये वर्किंग स्पेस जहाँ पे काम करने की जगह है। और एलिवेटेड अगर वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा है तो जैसे ये ग्राउंड लेवल है और ये जो है ये थोड़ा एलिवेटेड है। आपको नजर आ रहा होगा प्रेजेंटेशन में। तो वॉल होल जो दीवार का सुराख है, ये जो ऊपर दो कॉमास लगे हुए हैं, इनका मतलब इंचेस है। अगर एक कॉमा हो तो इसका मतलब फुट होता है। तो ये बताया जा रहा है कि 30 इंच और कम, लेकिन 1 इंच और मोर। तो जो 30 इंच से कम है और 1 इंच से बड़ा है, उसको डिफाइन किया गया है वॉल होल। उसको ओशा कहता है कि मैं इसे वॉल होल कहता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड आ गया। अब उसकी ओपनिंग जो है, वॉल होल जो है वो ज़मीन से कितना ऊँचा होगा या लंबा चौड़ा कितना होगा, उसका स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 30 इंच हाइट और 18 इंच चौड़ा। जैसे आप देखें ये वाला 30 इंच हाइट और 18 इंच चौड़ा। अगर वॉल ओपनिंग आपने कोई रखनी है तो उसका स्टैंडर्ड ये है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रिक्वायरमेंट। ये आपकी हाउसकीपिंग का स्टैंडर्ड है। ऑल द वर्क प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने की तमाम जगह, पैसेज वे जो गुजरने के रास्ते हैं, स्टोर रूम, सर्विस रूम, शैल बी केप्ट क्लीन एंड ऑर्डरली एंड इन द सैनिटरी कंडीशन। ये साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 22 है, ये भी हाउसकीपिंग के ही है। फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी मेंटेन। मतलब जो आपका फ्लोर है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन अ क्लीन एंड सो फॉर एज पॉसिबल अ ड्राई कंडीशन। तो साफ भी होना चाहिए और ड्राई कंडीशन में भी होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है, कोई पूछता है तो ये बताना है कि ओशा के 1910.22 में ये लिखा हुआ। उसके बाद ये प्रोट्रूडिंग नेल्स हैं, कोई जैसे कोई कील वगैरह निकला होता है या कोई अ, जैसे ये इसकी शीट फटी हुई है जो यहाँ पर फ्लोरिंग की हुई है। तो टू फैसिलिटेट द क्लीनिंग, ये क्लीनिंग करने वक्त जो है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और बाज़ औक़ात ये चलने वक़्त भी जब लोग पेडेस्ट्रियन चल रहे होते हैं तो उनको भी ठोकर लगने की वजह बन सकती है। एवरी फ्लोर, वर्किंग प्लेस एंड पैसेजवे शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम प्रोट्रूडिंग नेल्स, स्प्लिंटर्स और होल्स और लूज़ बोल्ट। तो यहाँ पे लूज़ बोल्ट है, स्प्लिंटर वो है जिससे आपको ठोकर लगती है, और होल जो है वो तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। नेल्स ये वाले नेल्स हैं जो एक नेल इंग्लिश में कील को कहते हैं। तो ये प्रोट्रूडिंग नेल जो आगे बढ़ा हुआ नेल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी हाउसकीपिंग का हिस्सा है और आपके फ्लोर्स में नहीं होने चाहिए। ये वही स्टैंडर्ड जो है ये कंटिन्यू। अभी एक और इसका सब पार्ट है आइल्स एंड पैसेजवे। तो इसे एजल्स भी पढ़ा जा सकता है। आइल्स के से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। Where the mechanical handling equipment is used, a sufficient clearance shall be allowed। अब ये देखिए ये जो मशीन है ये एक फोकलिफ्ट ट्रक है। तो फोकलिफ्ट ट्रक एक मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। ये चीज़ों को मैकेनिकली हैंडल करता है। इसके अलावा हम चीज़ों को हैंडल करने के लिए ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो मैनुअल पावर्ड होती हैं, वो मैकेनिकल पावर्ड नहीं होती। और इसके अलावा हम मैनुअल हैंडलिंग भी करते हैं, खुद भी चीज़ें उठाते हैं। तो आप ये देखें, इन दोनों पिक्चर्स में देखें कि यहाँ पे क्लीयरेंस नहीं है। इसकी मतलब क्लियर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। और या इस एरिया में देखें कि इस एरिया में ज़्यादा, इस जो पैसेज वे है इसमें ज़्यादा क्लीयरेंस है। ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद है एजल्स एंड पैसेज वे शैल बी केप्ट क्लीन एंड इन गुड रिपेयर। यहाँ पे कोई डैमेज नहीं है, कोई वेयर एंड टियर नहीं है, एंड विद नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं पड़ी हुई। तो ये इसका स्टैंडर्ड को कंटिन्यू है अभी यहाँ पे भी। अब ये एक और स्टैंडर्ड के अंदर एक और प्रोविजन है कि OSHA कह रहा है कि आप जो पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले रास्ते हैं
ये वाला रास्ता, जो छोटा रास्ता है, ये पैदल चलने वालों के लिए, ये जो बड़ा रास्ता है ये गाड़ियों के लिए, और इसके दरमियान में ये मार्किंग की हुई है। तो अ परमानेंट easels एंड passageway शैल बी appropriately marked, उसे मुनासिब तौर पे मार्क किया जाए। उसके बाद ये अगर कोई वर्क प्लेस में होता है कि मेन हॉल्स होते हैं, वो कोई ओपन हुए हों, कोई ओपनिंग्स होती हैं इस तरह, कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन्स हैं, उनकी ओपनिंग होती है। तो अगर तो उसका कवर लगा हुआ है तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर कवर नहीं है तो उसको बैरिकेड किया जाए, ऐसे बैरियर्स लगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो है वो कवर कर रहा है कवर एंड गार्ड रेल। गार्ड रेल कहते हैं जो साइडों पे ये रेलिंग की है। अ कवर और गार्ड रेल शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अ पर्सोनल फ्रॉम द हैजर्ड ऑफ ओपन पिट, टैंक, वैट और डिचेस। तो जो भी घड़े हैं, पिट्स हैं, कोई हौदियाँ वगैरह हैं या टैंक हैं, उनको या तो बंद किया जाए या फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो गार्ड रेल लगाई जाए। उसके बाद ये वही स्टैंडर्ड उसका सब पार्ट है फ्लोर लोडिंग प्रोटेक्शन। देखिए कि जब फ्लोर बनाया जाता है तो उसके अंदर टाइलें लगाई जाती हैं या सिमेंटेड लगाया जाता है या कोई चिप्स लगाई जाती है या मार्बल लगाया जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में भी जो फ्लोर बनाए जाते हैं उनकी भी किसी न किसी चीज़ से तो कंस्ट्रक्शन होनी है। लेकिन वो फ्लोर जो ख़ास तौर पे केमिकल्स के लिए यूज़ होने हैं या ख़ास तौर पे जिन वेयर हाउस हैं जहाँ पे लोड रखे जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे वो वाला एरिया जहाँ पे केमिकल यूज़ होने हैं, वहाँ पे केमिकल प्रोटेक्टेड टाइल्स लगती हैं। उन टाइल्स के ऊपर केमिकल फेंकते जाएँ, वो टाइलों में कुछ नहीं होता। इसी तरह जहाँ पे लोड रखना है, तो वहाँ पे उस लोड कैपेसिटी की टाइल होती है। जैसे 1 टन लोड है या 2 टन लोड है या 500 किलो लोड है, तो वो पर फुट स्क्वायर एरिया मैं आपको इसको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे सेल्स ये वाला एरिया है, ये मैंने आपको 1 फुट एरिया, 1 फुट स्क्वायर एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सेल्स ये टाइल है, तो एक पूरी टाइल के ऊपर कितना वज़न डाला जा सकता है, ये उसकी उस टाइल की लोड कैपेसिटी है। तो इन एवरी बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर अ पार्ट thereof used for a mercantile business, industries, or the storage purposes, the load approved by the building official shall be marked on the plate of approved design. ये एक अप्रूव्ड डिजाइन की प्लेट है, ये जो येलो कलर की हाईलाइट हुई हुई है। इसके ऊपर यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे इसका लोड लिखा होगा कि ये मैक्सिमम फ्लोर लोड कितने पाउंड्स में। तो पाउंड्स में कोई टाइल लगी हुई है, कोई ये इंडिकेशन लिखी होगी या फिर कोई उसमें केजीज़ में होगी या टन्स में होगी, लेकिन ये क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर अब स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, ये 23 है। अ प्रोटेक्शन फॉर द फ्लोर ओपनिंग एवरी स्टेयरवेज, जो सीढ़ियों के रास्ते हैं जो ओपनिंग हो रही है ऐसे ऊपर, शैल बी गार्डेड बाय द स्टैंडर्ड रेलिंग। अब ये स्टैंडर्ड रेलिंग जो है, ये क्या है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेलिंग जो है उसकी हाइट है एक, जैसे मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये रेड कलर की, ये लाइन इसकी हाइट वाइज मैंने लगाई है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो 44 इंचेस है, ये ज़मीन से लेके 40 ये हाइट तक 44 इंचेस होनी चाहिए। अगर ये इतनी ही लगी हुई है तो ये स्टैंडर्ड रेलिंग। उसके बाद स्टैंडर्ड रेलिंग अब विद द स्टैंडर्ड टो बोर्ड। हाँ, अब ये टो बोर्ड क्या है, ये जो नीचे का एरिया है, जैसे ये वाला एरिया, ये जो रेड कलर का, ये मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ। ये जो इतना एरिया है ब्लू कलर, इसके ऊपर ये रेलिंग लगी हुई है, ये आप सारा देख सकते हैं। ये एरिया टो बोर्ड है, जैसे ये इस तरफ भी है, यहाँ से कुछ चीज़ स्लिप होकर नीचे ना गिरे, उसको रोकने के लिए। ऑन ऑल द एक्सपोज साइड, अब ये 3 साइडें इसकी एक्सपोज होती हैं, यहाँ से तो आने जाने का रास्ता है, तो इन तीनों साइडों से
कोई पर्सन फॉल हो सकता है, तो इन तीनों साइडों पे गार्ड रेल भी है और टो बोर्ड भी प्रोटेक्शन है। एवरी हैचवे और शूट फ्लोर, हैचवे या शूट फ्लोर ये कोई जैसे छतों के अंदर सुराख रखे होते हैं वेंटिलेशन के लिए या कोई चीज़ें ऊपर नीचे पकड़ाने के लिए, तो उनके इर्द-गिर्द भी ऐसा ही प्रोटेक्शन लगानी, ये भी ओशा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट ये ट्यूट वेज है या इसे हैचवे बोलते हैं, जहाँ से ऊपर से कुछ नीचे वाले फ्लोर पे चीज़ें फेंकने के लिए, पकड़ाने के लिए। बात हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में होटल्स में तंदूर ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं और वहाँ से एक डक्ट लगाई होती है, वो नीचे वाले फ्लोर पे रोटियाँ फेंक रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक डक्ट जो है वो हैचवे होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोर ओपनिंग, एवरी स्काईलाइट, अगर छतों के ऊपर रोशनदान है, उनको स्काईलाइट बोलते हैं। एंड अ होल शैल बी गार्डेड, उनको गार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये लोहे से की प्रोटेक्शन तो नहीं होगी, ये कोई ग्लास प्रोटेक्शन होगी या ऑप्टिकल फाइबर की होगी, फाइबर ग्लास की होगी, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर नहीं बोलती है। तो एवरी फ्लोर होल इनटू व्हिच अ पर्सन कैन एक्सीडेंटली वॉक शैल बी गार्डेड। तो हर वो रास्ता, हर वो फ्लोर जहाँ पर कोई भी पैदल चलने वाला गलती से जा सकता है, उनको गार्ड करना, ये ओशा रिक्वायरमेंट है। अभी हम सब पार्ट डी वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज के स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सब पार्ट्स चल रहे हैं, वो हम सब उनकी डिटेल्स देख रहे हैं। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ओपनिंग और होल है। ये वॉल ओपनिंग जो है, एवरी वॉल ओपनिंग फ्रॉम विच देयर इज अ ड्रॉप ऑफ मोर देन 4 फीट। अब ये देखें यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4 फुट है, शैल बी गार्डेड। अब ये जो ड्रॉप की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नीचे तक फ्लोर तक ये अगर 4 फुट है या इससे ज़्यादा है, तो इस एरिया को गार्ड करना, इस होल को गार्ड करना, ये भी ओशा रिक्वायरमेंट है। उसके नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ओपन साइड फ्लोर, प्लेटफॉर्म एंड रनवेज। अब इसमें जो ओपन साइड है, यहाँ से देखें कि ये एक एलिवेटेड रास्ता है जो ऊपर से नीचे यहाँ तक मतलब इसकी हाइट अलग से है। फिर ये जो साइडों पे ये वाले गार्ड रेल लगाई हुई हैं, इसके बाहर भी आपको डाउनफॉल है, आप उधर से फॉल हो सकता है ये वाले एरियाज़ में। तो एवरी ओपन साइड फ्लोर और द प्लेटफॉर्म जो 4 फुट और मोर अबव है एडजेसेंट फ्लोर के, ये वाला है तो ज़्यादा नीचे होगा, ये थोड़ा है, 2 फुट लग रहा है। Shall be guarded with a standard railing on all open side except the entrance। जो रैंप्स या लैडर जो स्लोप है या लैडर है वो छोड़ के बाकी सारा एरिया उसको गार्ड करना, ये ओशा रिक्वायरमेंट है। अब ये फ्लोर की बात हो रही है, कोई उसी स्लाइड को एक दफ़ा थोड़ा और तरह से इलैबोरेट किया। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई पूल्स होते हैं या कोई अ, सी साइड होती हैं, वहाँ पर इस तरह की प्लेटफ़ॉर्म बने होते हैं ताकि वहाँ पे जाकर बोट पे बैठने के लिए या वैसे फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए या खड़े होने के लिए, सीन का नज़ारा करने के लिए। वर्क प्लेस पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जब आपके बहुत बड़ी पिट्स हों, वो नीचे बनी हुई हो, आपको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं। तो इनके एवरी रनवेज शैल बी, ये पैदल चलने के रास्तों को कहते हैं रनवेज, शैल बी गार्डेड बाय द स्टैंडर्ड रेलिंग। और हर उस जगह से आपको रेल लगानी है जहाँ पर ओपनिंग है, फॉल है ऑफ, या देखिए यहाँ पे फॉल, ये सेंटर रेल दी हुई है, यहाँ भी सेंटर रेलिंग दी हुई है। तो ये सारी सेंटर रेलिंग हुई है, लेकिन जो एंट्रेंस का एरिया है ये वाला और जो एग्जिट है ये वाला एरिया, ये सिर्फ छोड़ा हुआ है, बाकी सारा एरिया प्रोटेक्टेड है। तो यही जो है ओशा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये स्टेयर रेलिंग की बात हो रही है अब यहाँ पर। स्टेयर रेलिंग जो है ये इसके लिए तो हम घरों में भी ये प्रैक्टिस करते हैं और इंडस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं, मैं पहले आपको एलैबोरेट करता हूँ आपके सामने। एक तो स्टैंडर्ड इसका ये है कि इसकी चौड़ाई, मिनिमम चौड़ाई जो है, जो एक स्टेप की है, इसको थ्रेड बोलते हैं, वो 28 इंच है, मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये
इसकी गार्ड रेल की हाइट बताई हुई है वो 34 इंचेस है, ये थोड़ी छोटी है लेकिन इट्स ओके। फिर इसका एंगल बताया गया है, इसके सीढ़ी का एंगल जो है वो 30 और 50 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। और जो आपका फुल हाइट है उससे आपकी हेड क्लियरेंस जो है वो 7 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इंसान एवरेज जो है वो 5 से 6 फुट के ही होते हैं। इसकी 7 फुट जो है वो क्लियरेंस होनी चाहिए। ये एवरी फ्लाइट एवरी फ्लाइट ऑफ एयर हैविंग अ 4 और मोर राइजर, हर वो सीढ़ी जिसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा राइजर हैं, शैल बी इक्विप्ड विद स्टैंडर्ड स्टेयर रेलिंग और स्टैंडर्ड हैंड रेल। अब स्टेयर रेलिंग किसे बोलते हैं और हैंड रेल किसे बोलते हैं, ये दो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं। ऐसी रेलिंग जो स्टेयर के ऊपर लगी हुई है उसे बोलते हैं स्टेयर रेलिंग, और ऐसी रेलिंग जो दीवार के साथ लगी हुई है उसे बोलते हैं हैंड रेलिंग। तो हर वो सीढ़ी, हर वो स्टेयर्स इसमें 4 स्टेप से ज़्यादा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 4 या 4 से ज़्यादा हो वहाँ पे ये स्टेयर रेलिंग लगाने की ज़रूरत है। और अगर उनका दरमियानी डिस्टेंस 28 इंच तक या इससे ज़्यादा है, अब देखिए यहाँ पे 2 दफ़ा 28 इंच बनता है, तो यहाँ पे एक स्टेयर रेल यहाँ पे लगी हुई है और एक स्टेयर रेल यहाँ पे भी लगी हुई है। नेक्स्ट उसका फ्लोर गार्डिंग फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग एंड होल, ये स्टैंडर्ड वही 23 चल रहा है। अब लेकिन इसमें रेलिंग के स्टैंडर्ड की बात की गई है कि टॉप रेलिंग शैल बी स्मूथ, ये वाला एरिया जो है वो स्मूथ होना चाहिए। वर्टिकल हाइट उसकी 42 इंचेस होनी चाहिए और इंटरमीडिएट रेल अप्रॉक्सीमेटली, अब टॉप रेल जो है ये तो वो है जो टॉप पे लगी हुई है, जो ये मैं इसे टिक कर रहा हूँ, ये है इंटरमीडिएट रेल। और ये इसके नीचे यहाँ पे है ये टो बोर्ड, मैं इसको रेड कलर में करता हूँ ताकि दिखने में आसानी होती है। मैंने रेड कलर में क्रॉस किए हैं, ये टो बोर्ड है। तो ये टॉप रेल है, ये जो मैंने अभी क्रॉस किया है ये मिडल रेल है। ये टॉप रेल जो है इसकी हाइट 42 इंचेस है, और डेफिनेटली फिर मिडल जो होगी वो 21 पे होगी, क्योंकि हाफ वे बिटवीन द टॉप एंड द फ्लोर ये होनी चाहिए। तो ये अब इंचेस में इसका स्टैंडर्ड बता दिया। उसके बाद रेलिंग और टो बोर्ड और द कवर स्पेसिफिकेशन। एंड ऑफ रेलिंग, ये रेलिंग का एंड पोर्शन है जहाँ पे रेलिंग खत्म होती है, ये वाला एरिया। क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा एरिया है कि अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाएगा, ये वाली चीज़ खत्म कर दी जाएगी। मैं आपको एक इसकी इंडिकेशन बताता हूँ। जैसे सेज हम यहाँ से ये खत्म कर देते हैं, इतना एरिया लगता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक आके ओपन छोड़ देते हैं, तो अक्सर लोगों की कमीज़ें इसमें फंसेंगी, कपड़े फंसेंगे, तो वो फट भी सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई जल्दी में आ रहा तो उसके साथ टक्कर उसकी हो जाए, तो इंजरीज भी हो सकती हैं उन्हें, और इंजरीज जो है वो सीवियर भी हो सकती हैं। अगर उन्होंने लोड उठाया हुआ है तो लोड भी नीचे गिर सकता है। एंड ऑफ द रेल शैल नॉट ओवरहैंग द टर्मिनल पोस्ट एक्सेप्ट वेयर सच ओवरहैंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्शन हैजर्ड। प्रोजेक्शन कहते हैं हम बड़े हुए होने, कहता है हाँ, जहाँ पर ये आगे को बढ़ा नहीं हुआ वहाँ पे तो ठीक है। जैसे आगे दीवार आ जाती है तो दीवार के साथ डाल के टच हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे जैसे इस पिक्चर में है कि ऐसे आगे बढ़ा हुआ है और आगे दीवार नहीं है, तो इसको ऐसे टर्न करके इसे राउंड बनाना है ताकि कोई इधर से गुजरे तो उसके अंदर ना तो अटके ये, ना उसके कपड़े फंसे, ना वो खुद इससे हर्ट हो। उसके बाद अब है वेयर द फिक्स स्टेयर आर रिक्वायर्ड। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो दो तरह की स्टेयर्स होती हैं। एक वो जो लैडर होती है, बांस की होती हैं या लकड़ी की होती हैं या लोहे की होती हैं या एल्यूमिनियम की। ये फिक्स स्टेयर्स हैं जो कंक्रीट की हो सकती हैं या स्टील की हो सकती हैं। तो शैल बी प्रोवाइडेड वेयर द एक्सेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे भाई हमें एक लेवल से, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है, वहाँ पे हमें ये सीढ़ियाँ रिक्वायर है। A stair strength shall be designed and constructed to carry out the load of 5x
द नॉर्मल लाइव लोड। तो जो इसका नॉर्मल लाइव लोड है उससे ये 5 गुना जो है बर्दाश्त करने में। जैसे अगर ये सीढ़ी है, इसका टोटल सीढ़ी का वजन जो है ये 5 या 1000 किलो है। तो 5000 किलो इसके ऊपर वजन डाला जाए तो इसकी स्टेबिलिटी का, ये स्ट्रेंथ का ये चेक है 5x नॉर्मल लाइव लोड। लाइव लोड वो लोड है जो डेड लोड नहीं है। जैसे कि जो इसका सीढ़ी का अपना लोड है वो डेड लोड है, वो उधर ही रहता है, वो साकत है, वो हिलता नहीं है। लेकिन जब ऊपर से लोग गुजरते हैं, पैदल चलने वाले गुजरते हैं, या वो कुछ सामान उठा के लेके जा रहे होते हैं ऊपर से, तो वो लाइव लोड है, जिंदा लोड है, वो हिलता भी है, तो उसकी जरूरत भी आती है। तो ओवरऑल 5 टाइम अगर उसके ऊपर लाइव लोड डाला जाए तो वो उसके साथ स्टेबल हो, ये इसका स्ट्रेंथ का लेवल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेयर द फिक्स स्टेयर आर रिक्वायर। अ स्टेयर विड्थ, स्टेयर की चौड़ाई 22 इंच से कम से कम 22 इंच से मैक्सिमम 30 इंच तक होनी चाहिए। अ प्लेटफॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो ये वाला जो इसका चौड़ाई है, ये इस चौड़ाई की बात हो रही है कि ये 22 से 30 इंच तक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एंगल की। ये ऑल्दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टेयर्स की बात की थी कि 4 स्टेप से जब ज़्यादा होगा तो हमें हैंड रेल या गार्ड रेल लगाना पड़ेगा या स्टेयर रेल। तो यहाँ पे स्टेयर थ्रेड का एंगल की बात हो रही है कि ये 30 टू 50 एंगल, ये यहाँ पर जो एंगल बनता है, मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। तो ये वाला एंगल एक्चुअली ये एंगल है यहाँ से यहाँ, ये और ये इस जगह पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को यहाँ पे बताया गया है कि वो कम से कम 30 हो और मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा फोर्सेस बढ़ती जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे जो स्टेज पे चढ़ने वाले हैं। जितना एंगल छोटा होगा उतना सीढ़ियों चढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद अब वर्टिकल क्लियरेंस है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी हाइट पे क्लियरेंस है वो 7 फीट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको वापस उस पिक्चर पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्लियरेंस को, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रही थी सही तरह। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 फीट इसकी क्लियरेंस हो। ऊपर ये देखें ना, बाज़ का तो होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत इतनी नीचे होती है कि उस पे आपका सर जो है वो टकरा सकता है। तो इस ये स्टैंडर्ड है ओशा में 1910-24 सब पार्ट डी में। तो इसके बाद नेक्स्ट अब पोर्टेबल वुड लैडर की बात हो रही है। पोर्टेबल वुड लैडर केयर एंड यूज, इसको जो इस्तेमाल करना है उसकी क्या एहतियात है। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व शैल बी मेंटेन अ गुड वर्किंग ऑर्डर, ये गुड कंडीशन में होनी चाहिए, इसके चीज़ें टूटी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो वर्टिकल पोल्स हैं इन्हें स्टाइल्स बोलते हैं, और जो ये वाले स्टेप्स हैं इन्हें रंग्स बोलते हैं, RUNG, रंग, और वर्टिकल को स्टाइल्स बोलते हैं। तो स्टाइल्स और रंग्स जो हैं ये दोनों टाइट होने चाहिए। अ जॉइंट बिटवीन द स्टेप एंड साइड रेल टाइट, हार्डवेयर और फिटिंग सिक्योर, एंड मूवेबल पार्ट ऑपरेट फ्रीली। ये इसका मूवेबल पार्ट है, ये फ्रीली मूव करना चाहिए। हार्डवेयर इसके जो है वो टाइट होने चाहिए, सिक्योर मजबूती से पकड़े हुए होने चाहिए। उसके बाद ये एल्यूमिनियम लैडर के नीचे इसके जो है फीट है, ये फीट हैं ताकि जो है आपकी लैडर स्लिप ना हो। अगर हम इस तरह करके यूज़ करेंगे तो ये तब यूज़ करेंगे जब ज़मीन नरम होगी, तो ये उसके अंदर धंस जाएँगे। ये हार्ड फॉर्म जब होगी तो ये, क्योंकि नीचे रबड़ पैडिंग हुई हुई है, तो ये इधर भी और इधर भी दोनों साइडों पे, तो ये रबड़ पैडिंग जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये स्लिप नहीं होगी। और ये वाला पोर्शन जब मिट्टी के अंदर धंस जाएगा तो फिर ये भी स्लिप नहीं होगा। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। ये मूवेबल होता है, पहले ऊपर को जाता है, नीचे को भी हो जाता है। तो सेफ्टी फीट शैल बी kept in good condition to ensure the proper performance। ये आपने इंस्पेक्शन करनी है, या जो लैडर यूज़ करने वाले हैं उनको बताना है कि जब भी वो लैडर का इस्तेमाल कर रहे हों और तो लैडर की इंस्पेक्शन करें कि उनके फीट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटेबल है, उन्हें ज़ंग नहीं लगा हुआ। मोस्टली होता है ज़ंग लग जाता है, या ये जो रबड़ पैडिंग है वो उतर जाती है, या होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं प्लेस से। इसके बाद अब हम पोर्टेबल लैडर की अ, बात कर रहे हैं कि इसमें वो स्टैंडर्ड ये आ रहा है
25, 19, 10, 25 के rungs shall be kept free of grease। तो ये आपके स्टेप्स हैं जहाँ पे आप खड़ा होते हैं, ये ग्रीस ना हुए हो, इसके ऊपर मतलब स्लिपरी ना हो, नहीं तो फिर फॉल हो सकता है। उसके बाद ये एक एम्प्लॉई है जो कि इंस्पेक्शन कर रहा है। आप इस लेटर को देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स पे क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको भी इंस्पेक्शन करने की एक प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पे एक गलती है कि यहाँ पे आपका जो स्टाइल है वो यहाँ से उसका वो टेढ़ी हुई हुई है। यहाँ पे एक उसका जो स्पोर्टिव ये जो प्लास्टिक का वो लगा होता है या रबर पैडिंग होती है वो नहीं है। ये वाला इसके अंदर रंग नहीं है। इसके अलावा ये रंग नहीं है, ये मिसिंग है। इसके अलावा इसका एक फीट नहीं है। तो ये सुपरवाइज़र को चाहिए कि जब भी लैडर को इस्तेमाल करे तो उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इंश्योर करें कि वो प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं, वो मेंटेन है। A ladder shall be inspected frequently। लैडर को मुसलसल बार-बार इसकी इंस्पेक्शन की जाए जब इसका इस्तेमाल करना है उससे पहले भी। उसके बाद आप देखेंगे ये इसमें रंग एक टूटा हुआ है। डिफेक्टिव लैडर शैल बी विथड्रॉ फ्रॉम द सर्विस फॉर रिपेयर और डिस्ट्रक्शन एंड टैग और मार्क एज अ डेंजरस डू नॉट यूज। जब ये इस तरह लैडर जो है वो टूटी हुई हो, डिफेक्टिव हो, उसे विथड्रॉ करें, उसको तोड़ दें, उसको अलहदा कर दें फ्रॉम द सर्विस इस्तेमाल से, रिपेयर के लिए और डिस्ट्रक्शन या फिर उसे तोड़ दें, उसे तबाह करके फेंक दें ताकि वो कोई और इस्तेमाल ही ना करे। जो थोड़ी बहुत सही है उसको भी तोड़ दें या फिर उसके ऊपर मार्क कर दें कि डू नॉट यूज, ये डेंजरस है। सेफ्टी प्रिकॉशन शैल बी प्लेस्ड दैट द साइड रेल हैव अ सिक्योर फुटिंग। ये फुटिंग का पहले हम जिक्र कर चुके हैं। एंड शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ डोर ओपनिंग टुवर्ड द लैडर अनलेस द डोर लॉक और ब्लॉक और द गार्डेड। हाँ, ये है कि किसी दरवाजे के बाहर आप सीढ़ी रख के इस्तेमाल ना करें। ये अभी एक नई बात शब्द ने बताई है। तो ये ना हो कि किसी ने बंदे ने दरवाज़ा खोला और सीढ़ी के साथ टक्कर हो जाए, दरवाज़ा टूट जाए या सीढ़ी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो वो जो पर्सन सीढ़ी के ऊपर है वो फॉल हो सकता है। तो सीढ़ी का इस्तेमाल करते वक़्त ये भी इंश्योर करें कि दरवाजे लॉक हों, अगर दरवाजे के सामने ही काम करना है, और दरवाजे के लॉक के ऑपोज़िट साइड पे बैरिकेड कर दें ताकि दरवाजे की तरफ कोई जाए ना, ताकि उसे पता लग जाए कि इस तरफ कोई हैज़र्ड है। उसके बाद बाज़-बारी होता है कि आपकी लैडर को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका एक जो वर्टिकल पोल होता है वो फ्लोर के और एंगल पे होता है या और हाइट पे होता है, दूसरा और हाइट पे होता है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए उसके साथ एक अलग से मूवेबल फीट लगा होता है। उसको ये जो रिकमेंडेड या कोई रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरर से लिया हो अगर लैडर, तो इस तरह की गैजेट्स जो हैं ये उसके अंदर ही होते हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में यूज़ होने वाली हैं, ये उसके अंदर तो इस तरह का कोई अदर एक्सटेंशन नहीं होती। So safety precaution shall not be placed on the box, barrel or other unstable box basis to obtain additional height। तो हम ये स्टैंडर्ड ये बताया जा रहा है कि आप अपने लैडर को किसी ऐसे चीज़ पे ना रखें हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे टेबल के ऊपर रख के यूज़ की जा रही है या किसी अदर बॉक्स के ऊपर रख के यूज़ की जा रही है एडिशनल हाइट को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ पर पोर्टेबल वुड लैडर। पोर्टेबल का मतलब है जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाई जा सकती है। तो इसका अब बताया जा रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए कि जब हम इसको किसी दीवार के साथ लगाते हैं। ये इसकी वर्टिकल हाइट है। जब मैंने इसलिए ये मार्किंग की है, जब मैं बोलूँगा तो वर्टिकल हाइट का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है। आप ये समझ लें कि ये जो मैंने वर्टिकल हाइट को इंडिकेट किया है, ये दीवार की हाइट है। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर अ, से इस दीवार की हाइट जो है अगर 10 फीट है, तो यहाँ से पीछे जो हॉरिजॉन्टल इसकी हाइट है या विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? एक्स डिवाइड बाय 4, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 फीट।
2.5 फीट यहाँ से यहाँ तक हम इसको मेजर कर लेंगे, जिससे जितनी दूर हमने दीवार से रखना है सीढ़ी को। जब हम ये वाली रेशो मेंटेन कर लेंगे कि जितनी भी उसकी हाइट है उसको 4 से डिवाइड करके उतना दीवार की हाइट 10 फुट है, दीवार की हाइट से हमने उतना अपार्ट रखना है सीढ़ी को। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो इस जगह पे एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल होगा ये 75 डिग्री का होगा। और ये रिकमेंडेड एंगल है कि जब आप लैडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका 75 डिग्री एंगल होना चाहिए। 75 डिग्री पे ये मोर स्टेबल होती है लैडर, इसके स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। इसके साथ साथ एक और बात बताई जा रही है कि आपकी जितनी भी लैडर का इस्तेमाल है उससे 3 फीट ज़्यादा बड़ी हाइट आपने लेनी है। से अगर आपकी लैडर जो है वो 12 फुट रिक्वायर है, हाइट आपकी 12 फुट की है, आपने 3 फुट ज़्यादा हाइट की लैडर लेनी है, ताकि जब आप सीढ़ी से उतर रहे हों या इसके ऊपर सवार हो रहे हों तो आपका जो पकड़ने के लिए हैंडल यहाँ पे या जगह हो। अगर आप बिल्कुल इतनी ही लैडर लेंगे, इसमें यहाँ पे आपको निशान लगा देता हूँ, अगर से ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं तो सिर्फ इतनी ही लैडर होगी, उससे तो फिर चढ़ने वाले को और उतरने वाले को जो है वो मुश्किलात का सामना। So, no ladder shall be used to gain the access to a roof unless the top of the ladder shall be extended at 3 feet above the point of support. तो जो point of support है उससे 3 फुट तक हाइट जो है वो उसकी आगे तक होनी चाहिए। स्लाइड अब ये वर्टिकल लेडर्स की है, पोर्टेबल लेडर्स। A user shall equipped with a non-slip base when there is a hazard of slipping. तो ये इसकी जो बेस है ये वाली, ये नॉन स्लिप होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ब्रेसिंग की बात की है। यहाँ पे ब्रेसिंग जो है ये वाले एरियाज हैं, जैसे ये एक इसके अंदर बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पे एक लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। ये वर्ड जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज में जो डायगनल्स लगे हुए हैं, ये इसकी मजबूती के लिए, ताकि इसमें प्ले ना आए। So, a bracing on the back leg of the step ladder is designed solely for increasing the stability and not for climbing. तो ये स्टेबिलिटी के लिए है, इसके ऊपर पाँव नहीं रखना, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये लगी होनी चाहिए। कुछ लैडर्स के नहीं लगी होती तो उसके अंदर फिर प्ले आ जाती है, वो लूज हो जाती है। यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि एक जो लैडर है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए अगर वो सिंगल स्टेप है। एल्यूमिनियम की होती है वो डबल स्टेप या ट्रिपल स्टेप, ये वापडा वालों के पास होती है जो खुल जाती है रेलिंग। तो एक लैडर की जो हाइट है वो 30 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके 2 सेक्शन है तो फिर 48 फीट, और अगर 2 सेक्शन प्लस अ लैडर शैल नॉट बी एक्सीड तो 60 फुट। अगर वो 3 स्टेप है तो 30 फुट से ज़्यादा लंबी, 60 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये तो फिर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है। ये वही कॉन्सेप्ट दोबारा बताया गया है। अगर यहाँ पे 4 फुट इसकी हाइट होगी तो ये 1 फुट होगा। मैंने यहाँ पे 10 फुट करके यहाँ पे 2.5 फुट सेम रेशियो है, तीन वो मैंने प्रैक्टिस पहले बताई है। अब जब आप वर्टिकल एड्रेस पे ऐसे चढ़ रहे हो तो यहाँ पे व्हेन असेंडिंग और डिसेंडिंग, जब ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, ऑलवेज फेस द लेडर। तो आपका वर्कर का मुंह जो है वो लेडर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ मुंह करके ऊपर या नीचे नहीं जाना। नेक्स्ट बाद में अब ये है कि ये बाहर की तरफ ये जो प्रोटेक्शन दी गई है इसे लूप प्रोटेक्शन कहते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इवन सिर्फ 200 पाउंड तक इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अ शेल बी डेजिग्नेटेड अ फिक्स लेडर, ये स्टैंडर्ड है। अ शेल बी डेजिग्नेटेड फॉर द मिनिमम लाइव लोड विद अ सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ 20 पाउंड्स। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 200 पाउंड तक इसकी स्टेबिलिटी, तकरीबन 100 केजी बनते हैं।
अब नेक्स्ट स्लाइड जो है ये फिक्स लैडर के इस फीचर की आ रही है। यहाँ पर बात की जा रही है वुडन की या फिर अ, अगर वुडन ना हो दूसरा हो अ, इसका स्टील का, तो मैं आप दोनों की शक्ल बना देता हूँ। सिर्फ लैडर है तो वुडन का प्रोटेक्शन बाहर की तरफ इस तरह की बनेगी। अगर स्टील है तो स्टील जो होगा वो राउंड हाफ राउंड होगा। जैसे ये, तो लैडर इसके साथ ये वाली लैडर होगी, इतनी लैडर होगी और यहाँ पे लैडर का साइज़ ये होगा। अब मैं ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएँ तो आप देखेंगे ये जो गोल सा बना हुआ है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया और जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है भाई, ये लैडर मैंने बना दिया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अगर वुडन बनाते हैं और ये रंग्स डायमीटर मस्ट बी जो मेटल्स के लिए है, वो 3.4 इंचेस है। 3/4 इंचेस जिसे पौना इंच कहते हैं। तो ये जो इसके जिसके ऊपर ये पाँव रख रहा है, ये वाला रंग्स है। रंग्स इतने मोटे पाइप के होने चाहिए और अगर ये वुड के हैं, तो फिर इसका जो पाइप जो इसकी मोटाई है, वो 1.1/8 इंचेस होनी, ये सवा इंच बनती है। तो ये सवा इंच मोटी इसकी यहाँ पे रंग्स लगे होने चाहिए। और क्लियरेंस जो ये वाली ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है, ये पिच का डिज़ाइन है। अभी क्लियरेंस मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंबिंग साइड 36 इंच, ये वाला जो साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 36 इंच का होना चाहिए। और ये वाला साइज़ यहाँ से यहाँ तक, ये ये साइज़ है 30 इंच का होना चाहिए। तो ये वाला साइज़ जो है वो ये है, ये 36 इंच है। ये इसका एंगल है, मतलब जो क्लियरेंस का ये जो लूप बाहर बनी हुई है, इसका एंगल है। ये मैंने थोड़ा-सा उल्टा बता दिया है, सॉरी। ये वाला इधर इधर है और ये 90 का एंगल वाला इधर है। देखिए 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये जो एंगल है, जैसे ये देखें, यहाँ पर डायगोनल पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, वो 76 डिग्री का एंगल है। तो ये लूप की के एंगल का यहाँ पे बताया गया है कि ये इतने खुली लूप होनी चाहिए इसकी बाहर की, ये लूप रेलिंग, और 36 इंच उसका क्लियरेंस होना चाहिए और ये 30 इंच, और उसका एंगल जो है वो ये तो 90 का ही बनेगा और ये लकड़ी की होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है फर्निश्ड और इरेक्टेड फॉर अ पर्सन एंगेज, ये स्टैंडर्ड है सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर द स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग उर्दू में बोले तो एक लकड़ी की जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर खड़े होकर काम करते हैं, ये इसको कोड़ी भी कहते हैं और इसको स्कैफोल्डिंग भी बहुत जगह पे बोलते हैं। तो दैट कैन नॉट बी डन सेफली फ्रॉम द ग्राउंड। जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर काम नहीं कर सकते तो हमें फिर ऐसे ही फर्निश्ड एक अरेंजमेंट्स चाहिए जिस पे हमने खड़े होकर काम करना। ये इसकी फुटिंग और एंकरेज शैल बी साउंड rigid and capable of carrying the maximum intended load without a settling or displacement. अब फुटिंग में इसकी ये वाला एरिया आता है जो इसकी फुटिंग है। फिर इसकी एंकरेज है। एंकरेज अभी यहाँ से इस एंगल में नज़र नहीं आ रही, जो इसको दीवार के साथ हैंग करती है। तो ये अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं देखा हो तो वो दीवार के अंदर से पूरी एक ईंट निकाल के वहाँ पे लकड़ी के पत्ते दिए होते हैं और उसके वर्टिकल कॉलम यहाँ पे बांस लगाए होते हैं और यहाँ पे प्लैंक्स या फट्टे लगा के उसके ऊपर वर्कर खड़े होते हैं। तो ये वहाँ पे भी मैनुअली बनाई होती है। ये बनी बनाई है लेकिन इसको भी हैंग करना पड़ेगा दीवार के साथ, नहीं तो वो डिस्प्लेस हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो डैमेज स्कैफोल्ड शैल बी रिमूव फ्रॉम द सर्फेस एरिया। उसके ऊपर साइन बोर्ड लगा दें कॉशन का कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करें। उसके बाद यही लैडर्स जो हैं, ये जो स्कैफोल्डिंग है सॉरी, ये मूवेबल स्कैफोल्ड में होती है। देखेंगे इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं और व्हील्स को लॉक लगे हुए हैं
जब आप इसके ऊपर जाके काम कर रहे हो वर्कर, तो इसके व्हील लॉक होने चाहिए और इसके साइडों पे ये वाला जो एरिया है, ये जो पाइप्स लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं आउटरिगर्स। ये आउटरिगर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। तो शैल नॉट बी रिमूव व्हाइल द ऑक्युपाइड विद द वर्कर्स। तो स्कैफोल्डिंग कभी भी मूव नहीं करनी चाहिए जब वर्कर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसकी जो एडिशनल सेफ्टीज़ हैं वो मैंने आपको अलग से डिस्कस कर दी हैं, जबकि इधर लिखा तो नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं इससे एंट्री और एग्ज़िट की। जैसे अब यही एक स्कैफोल्डिंग है, ये बहुत बड़ी स्कैफोल्डिंग है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। ये इसके नीचे व्हील नहीं लगे होते हैं और जब कहता है ये स्कैफोल्ड का साइड है, ये साइड में एक रेलिंग लगी, इसके लैडर लगी हुई है और लैडर के बाद फिर ये सारा इसकी टॉप रेल है, ये वाली, ये इसका टो बोर्ड है और ये इसकी हाइट है, ये गार्ड रेल की हाइट है। अब उसका ये मूवेबल डोर है, एंट्री और एग्जिट, ताकि एक्सेस लैडर और इक्विवेलेंट, ये वाली एक्सेस लैडर है जो इस तक रसाई पहुंच जाती है। कहता है इसका एंट्री और एग्जिट शैल ओनली बी मेड बाय द एक्सेस लैडर। जो स्कैफोल्डिंग है उसकी एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक्सेस लैडर के पास होनी चाहिए, अदर किसी जगह से नहीं होनी चाहिए, वो बाकी सारे एरियाज उसके क्लोज होने चाहिए ताकि कोई वहां से गिर ना सके। उसके बाद ये एक ये एक रिस्ट्रिक्शन बताई जा रही है कि वर्कर नॉट परमिटेड टू ड्यूरिंग द हाईवे, जब तेज हवाएं चल रही, जब आइस या स्नो पड़ी हुई हो आपके वर्क प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर या यहाँ पर, तो आप काम करने की इजाज़त ना हो तेज हवाओं में भी। और जब जैसे आप देखें यहाँ पे तेज हवा जा रही होती है, इसके लिए शीट उठाना बड़ा मुश्किल है, तो जब शीट को हवा का जर्क पड़ेगी तो ये बंदा भी नीचे गिर सकता है। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि वर्क लेवल 10 फीट और हायर अबव द ग्राउंड लेवल और अ फ्लोर शैल हैव अ स्टैंडर्ड टो बोन और गार्ड रेल। अब यहाँ पे भी ये सारी प्रोटेक्शन की गई है, मैं इसको यहाँ पे भी इंडिकेट कर देता हूँ आपको। जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये टो, ये सारी ये गार्ड रेल है और ये जो पोर्शन है जो नीचे वाला है ये टो बोर्ड है। तो ये ही स्टैंडर्ड है कि जब 10 फुट से ज़्यादा हाइट की आपकी स्कैफोल्डिंग हो तो आपको, ये ज़रूरी है कि वहाँ पे टो बोर्ड और स्टैंडर्ड गार्ड रेल हो। यहाँ पर 3 तरह की स्कैफोल्डिंग दिखाई गई है, एक लाइट ड्यूटी है और एक मीडियम ड्यूटी है और एक हैवी ड्यूटी। हम देखें कि लाइट ड्यूटी जो है वो थोड़ी उसकी हाइट ज़्यादा है, जो मीडियम ड्यूटी है उसकी हाइट कम है। ये इसका प्लेटफॉर्म का ये लेवल ज़्यादा ऊंचा है और ये देखें इसका ये बहुत मतलब कम लेवल की। जैसे जैसे लोड कैपेसिटी बढ़ती रहती है, हाइट ऑफ द स्कैफोल्डिंग छोटी होती रहती है। इसमें देखें इस स्कैफोल्डिंग में ये आउटरिगर्स भी नहीं थे, लेकिन इसकी ये स्कैफोल्डिंग जो है ये तो इसकी हाइट ही कम है, ये 4 या 6 6-7 फुट की हाइट होगी, 8 फुट की होगी। तो ये तीनों तरह की स्कैफोल्डिंग वर्कप्लेस में यूज़ होती हैं। जब हमने सिर्फ वर्कर ऊपर जाने हो तो फिर लाइट और मीडियम ड्यूटी यूज़ करते हैं, लेकिन जब लोड भी ऊपर रखना हो तो फिर हम हैवी ड्यूटी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैनुअल प्रोपेल्ड मोबाइल लैडर स्टैंड और एंड स्कैफोल्ड। अब ये मोबाइल लैडर स्टैंड है, ये लैडर स्टैंड है क्योंकि इसके साइडों पे लैडर्स हैं और एक स्टैंड है जहाँ पे आप हर चीज़ सामान रख के अपना काम कर सकते हैं। ये मोबाइल स्कैफोल्ड है जो मूवेबल पौड़ी जिसे बोलते हैं। तो मैक्सिमम वर्क लेवल हाइट शैल नॉट बी एक्सीड द 4 टाइम द मिनिमम और द लीस्ट बेस डायमेंशन। अब इसमें एक बात है कि यहाँ पे 3 लेवल दिए गए हैं। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। तो मिनिमम इसकी हाइट जो है, ये देखेंगे इस स्कैफोल्ड की हाइट है यहाँ से यहाँ तक जो है 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो ये बताया भी ये जा रहा था कि शैल नॉट बी एक्सीड 4 टाइम्स। तो इसकी हाइट जो 1 हाइट है, इसकी 4 हाइट्स के बराबर। ये मतलब 4 हाइट जो है उसकी, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक स्कैफोल्ड बनती है। तो ये मैक्सिमम हाइट है जो एक मोबाइल स्कैफोल्ड की हो सकती है। इससे ज़्यादा हाइट की स्कैफोल्ड बनेगी तो वो ओवरटर्न कर देगी या ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना आएगा। ये इसका स्टैंडर्ड है।
तो सब पार्ट टी यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सब पार्ट ई है। वो हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करेंगे।